हेलो फ्रेंड, मैं सुनील शुक्ला आपको इस इकोनॉमिक्स की जर्नी में फिर से एक नए क्लास के साथ स्वागत करता हूं। ये आज मेरा चौथा क्लास है। मैंने कुछ बेसिक्स अभी आपको इसके पहले वाले क्लासों में पढ़ाए हैं। जो जिनका पहला ये क्लास हो वो पहले इसके प्रीवियस वाले क्लास में जाके थोड़ा सा देख लें, जिससे वो काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। और रियल मायने में अभी मैंने टॉपिक वाइज जो सिलेबस का है मैंने वो शुरू किया नहीं है। अभी सिर्फ मैं इकोनॉमिक्स आपके लिए कंफर्टेबल कर रहा हूँ, सिर्फ आपको आसान हो, सहज हो जाएं यार। आप किताब को पढ़ने की स्थिति में आ जाएं, आप न्यूज़पेपर को समझने लगें, आप न्यूज़पेपर के ऊपर हेडलाइन को देखकर ही काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। आप समझ जाएंगे क्या क्या लिखा होगा। हालांकि थोड़ा बारह चीज़ें जो है उसमें इधर उधर होंगी तो वो आप देख के उसको समझ लेते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले पढ़ा रहा था वीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी, वीसीएस सर्किल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, इसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, लेकिन मैं एक बार फिर से रिकॉल करूँगा, क्योंकि आप जब पढ़ ही रहे हैं तो आपको कंठस्थ भी होता चले, आपकी एक मजबूत समझ हो जाए इस सब्जेक्ट में। जैसे देश का उत्पादन कम है, जैसे भारत देश का उत्पादन यदि कम है भी कम, इसीलिए जो है हम लोग अभी उसी की चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से हम उत्पादन को बढ़ाएं और अपने देश को का ग्रोथ करें। उत्पादन कम है तो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय भी कम होगी। राष्ट्रीय आय कम है तो पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय कम होगी, क्योंकि बहुत बड़ी जनसंख्या को जब इतनी कम अर्निंग को, मतलब कि नेशनल इनकम कम हो और उसमें भी इतनी बड़ी जनसंख्या से डिवाइड करते हैं तो पर कैपिटा इनकम आता है, तो पर कैपिटा इनकम जायज़ सी बात है कम होगा। फिर जीवन स्तर निम्न होगा जब इनकम कम है तो, ठीक है। जब जीवन स्तर कम अच्छा है, खा पी के आपने ख़त्म किया, तो आपका बचत क्या होगा, यानी सेविंग भी आपका कम ही होगा, लो होगा। सेविंग कम अच्छा है तो आप, इसका मतलब क्या है, सेविंग ही तो किसी का निवेश होता है। आपका सेविंग किसी के लिए निवेश होता है। आप बैंक में ले जाते हैं तो बैंक के थ्रू वो चीज़ें किसी के लिए निवेश होती हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट भी जो है आपका कम होगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम है तो आपका पूंजी निर्माण की दर कम होगी। पूंजी निर्माण यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन आपका जो है कम होगा, कैपिटल फॉर्मेशन भी कम होगा। तो मैं जो पढ़ा रहा था इसके प्रीवियस क्लास में वो कैपिटल फॉर्मेशन ही पढ़ा रहा था। पूंजी निर्माण की दर कम है देश की, पूंजी निर्माण की दर हमको बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसी चीज़ों का हमें निर्माण करना पड़ेगा जिससे लोगों के उत्पादन करने की क्षमता बढ़े। जैसे रोड बना दीजिए, तो रोड बनाने से जो है उत्पादन करने की क्षमता बढ़ेगी। बिजली बना दीजिए, बराबर बिजली रहेगी तो ज़्यादा उत्पादन होगा, फैक्ट्री वगैरह को चलाने में सुचारू रूप से उसमें काफ़ी सुविधा होगी लोगों को। ऐसे ही सारी चीज़ें हैं, आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताई हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता हो गई होगी कि कैपिटल फॉर्मेशन के लिए क्या चीज़ की हमको ज़रूरत है। ठीक है, अब मैं थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता हूँ। कैपिटल फॉर्मेशन को लेकर ही कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो आधारभूत संरचना है। आधारभूत संरचना। अब देश की चर्चा जब हो रही है अपने देश की, तो इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक ग्रामीण क्षेत्र और दूसरा शहरी क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र। तो हमें आप ये बताएं कि ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है कि शहरी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ को तो सभी लोग की समझ होगी कि शहरी क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पूरे पॉपुलेशन की 2/3 जनसंख्या रहती है और यहाँ पे 1/3 जनसंख्या रहती है। शहर क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा अच्छा है, ग्रामीण क्षेत्र का इंफ्रास्ट्रक्चर अब कुछ ठीक हो रहा है, बाकी तो पहले बहुत ख़राब स्थिति थी। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या
लोगों ने या हमारे नेता, हमारे अधिकारियों ने, उनकी नज़र यहाँ पे नहीं गई ग्रामीण क्षेत्र पे। ग्रामीण क्षेत्र में तो शुरुआत से ही नज़र रही है, लेकिन लोगों ने सिर्फ इनका उपयोग सिर्फ वोट बैंक के लिए किया। ये देश का दुर्भाग्य रहा है कि इतने सक्षम क्षेत्र को, ग्रामीण क्षेत्र हमारा सबसे, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पावर है, सबसे ज़्यादा क्षमता है, लेकिन इसकी क्षमता को ही हम लोगों ने नहीं समझा, सिर्फ वोट बैंक और सत्ता के लालच की वजह से, जिस कारण देश की ग्रामीण क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ है और यहाँ पे उत्पादन करने की जो अपार क्षमता थी उसको हम लोगों ने कहीं ना कहीं होपलेस किया है। शहर क्षेत्र, इसकी एक लिमिटेशन है। शहरी क्षेत्र जो है यहाँ पे 1/3 जनसंख्या रहती है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर है। बेहतर होने से इसमें दो क्षेत्र का ज़्यादा विकास हुआ है। देखिए, मैं इन सारी चीज़ों को और भी डिटेल में पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैं अभी कोई सिलेबस सिर्फ आपको इकोनॉमिक्स कंफर्टेबल कर रहा हूँ। ज़रूर कहीं ना कहीं ये सिलेबस के सब हिस्से ही हैं, लेकिन अभी मैं किसी टॉपिक पे, स्पेशली उसके टॉपिक पे बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप समझें, ग्रामीण क्षेत्र उत्पादन के 3 क्षेत्र हैं: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है, अच्छा मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए। प्राथमिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। इससे तात्पर्य क्या है, इसको मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा। इससे तात्पर्य क्या है, प्राथमिक क्षेत्र यहाँ से इसका संबंध कृषि से है, ग्रामीण क्षेत्र से, यहाँ रॉ मटेरियल का उत्पादन होता है। या द्वितीय क्षेत्र, इसका संबंध इंडस्ट्री से है। यहाँ पे जैसे ये पेन है, ये मोबाइल है, ये बोर्ड है, ये सारी चीज़ों का उत्पादन इंडस्ट्री से होता है। तो ये इंडस्ट्री का, ये यानी कि द्वितीय क्षेत्र के उत्पाद है। तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र होता है। यहाँ पे लिख भी मैं दे रहा हूँ, ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है, ये सेवा क्षेत्र से रिलेटेड है। ठीक है, सेवा क्षेत्र। ये प्राथमिक क्षेत्र, ये कृषि से यानी ग्रामीण क्षेत्र से रिलेटेड। ठीक है, ये चीज़ हमें लगता है आप लोग समझ गए होंगे। अब आप यहाँ देखें कि ग्रामीण क्षेत्र किससे संबंधित है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ये रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल का उत्पादन करते हैं, जैसे खाद्य वस्तुएं, खाद्य पदार्थ और सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, ये इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो यानी कि ये प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादक हैं। और यहाँ पे काम करने वालों की जो संख्या है 42.6%, टोटल पॉपुलेशन का 42.6% ये यहाँ से कंट्रीब्यूट होता है। यहाँ 42% लोग के आसपास, 42.5% लोग यहाँ पे काम करते हैं। अब शहरी क्षेत्र समझिए, शहरी क्षेत्र का संबंध द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र से है। चूँकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, तो यहाँ पे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र पाए जाते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में इंडस्ट्री होती है और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। तो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का ही शहरी क्षेत्र के आर्थिक क्रिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। ठीक है, अब शहरी क्षेत्र में ये द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक, द्वितीयक क्षेत्र में जो काम करने वालों की संख्या है ये 32% के आसपास है, 32.3%। और ये ये तृतीयक क्षेत्र का है, तृतीयक यानी सर्विस सेक्टर का। तृतीयक क्षेत्र में 32.3% लोग काम करते हैं। और इसमें जो है तकरीबन 25.1 25% के आसपास, यहाँ पे 25.1%, इसको सही से मैं थोड़ा लिख दूँ, 25.1% लोग काम करते हैं।
मतलब द्वितीयक क्षेत्र यानी इंडस्ट्री में काम करने वालों की संख्या 25% है, और तृतीयक क्षेत्र यानी कि सर्विस सेक्टर में काम करने वालों की संख्या 32% है, और ये प्राथमिक क्षेत्र यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो कृषि का काम करते हैं उनकी संख्या 42% है। अब ये 42% की मैं पहली समस्या आपको बता दूं, उसके बाद मैं धीरे धीरे समस्याओं को बताता चलूँगा। ये 42% लोग जो काम करते हैं क्षेत्र में, तो ये क्या सभी लोग अगर ये 42% लोगों को एम्प्लॉयमेंट है क्या जो ये काम करते हैं और इनको काम करता हुआ दिखते हैं, तो ये रोज़गार में हैं एक्चुअल में कि रोज़गार में हैं ही नहीं है, इनको लगता है कि मैं रोज़गार में हूँ, तो इनकी स्थिति ऐसी ही है। इनको लगता है कि मैं रोज़गार में हूँ और मैं काम कर रहा हूँ, जबकि ये एक्चुअल में ज़रूर कुछ काम कर रहे होते हैं, लेकिन उसका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं। यदि आपका उत्पादन से कोई लेना देना नहीं है तो आप रोज़गार में नहीं हैं, आप बेरोज़गार हैं। उसी तरह की एक बेरोज़गारी पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोज़गारी। प्रच्छन्न बेरोज़गारी, इसको इंग्लिश में कहते हैं डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक, इसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक खेत है जिसकी एरिया कुछ भी है लेकिन ए है, ठीक है। यही एक खेत में ले रहा हूँ जो ए खेत है, एरिया या 2 बीघा ले लो, 4 बीघा ले लो, जो आपका इच्छा है। इसमें 4 लोग काम करते हैं और ये उत्पादन करते हैं 4000 केजी का, 4000 केजी का, यानी 4 व्यक्ति के द्वारा एक कोई खेत है उसमें उत्पादन किया जाता है, कृषि का कार्य किया जाता है, तो 4000 केजी का उत्पादन करते हैं। ये पहला कंडीशन, ठीक है। अब फिर से इसी खेत में जो एक खेत है वही खेत है ये भी, इसमें अब 7 लोग काम करते हैं। ये दूसरा केस है। यहाँ भी जो इनका उत्पादन है वो 4000 केजी ही उत्पादन होता है। मतलब 4 लोग काम करते थे तब भी 4000 केजी, 7 लोग काम करते हैं तब भी 4000 केजी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये अगर 4 लोग भी होते तब भी 4000 केजी का उत्पादन होता। ये 3 लोग जो बढ़े हुए हैं इनका कोई उत्पादन में योगदान है? तो इनका उत्पादन में कोई योगदान नहीं। ये 3 लोग जो है, एक कहते हैं सीमांत उत्पादन, ठीक है, सीमांत उत्पादन, जिसको मार्जिनल कहते हैं, अतिरिक्त उत्पादन। देखिए मैं एक यहाँ पे आपको बता देता हूँ, चूँकि मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज करने जा रहा हूँ, आगे भी यूज होती रहेगी तो आप समझ लीजिए। सीमांत उत्पादन से क्या मतलब होता है? सीमांत उत्पादन या मार्जिनल या अतिरिक्त उत्पादन, जैसे मान लीजिए 10 लोग मिलकर हम 20 पेन बनाते हैं, ठीक है, और उसमें अब 11 लोग मिलकर 20 ही पेन बनाएं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जो 1 लोग ये आए थे इनके द्वारा अतिरिक्त उत्पादन कितना किया गया? 0 का, कोई उत्पादन नहीं हुआ। तो कहेंगे हम सीमांत उत्पादन शून्य रहा। यानी कि 10 लोग काम करते थे, 20 पेन का उत्पादन करते थे, 11 लोग काम किए तो 20 पेन का ही उत्पादन हुआ। तो ये 1 लोग के द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन यानी सीमांत उत्पादन शून्य है। अब इसी में जैसे मान लीजिए यही 11 लोग काम करते और 25 पेन बना देते, तो इस एक व्यक्ति के द्वारा किया गया अतिरिक्त उत्पादन 5 है, तो सीमांत उत्पादन जो है 5 आता, ठीक है। सीमांत उत्पादन, मुझे लगता है कि अब आप लोग कंफर्टेबल हो गए होंगे। सीमांत उत्पादन समझ में आ गया? मुझे कमेंट में बताया करें कि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। यदि आप लोग मुझे ये सारी चीज़ बताएंगे तो मैं और भी आप लोगों के लिए कुछ बेहतर कर पाऊँगा। जितना मुझे अभी, चूँकि ये पहली बार मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वैसा, लेकिन आप लोगों का अगर कुछ सलाह सुझाव आएगा मुझे कमेंट में, मैं कमेंट देख रहा हूँ, तो कमेंट देखता रहता हूँ, तो मैं
तब आप लोगों के सुझाव पे कुछ जो फेरबदल करना होगा मैं उसको कर लूँगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। इस तरह से ये तो जो 3 लोग हैं इनके द्वारा सीमांत उत्पादन, जैसे 4 लोगों के द्वारा किया गया उत्पादन 4000 केजी, इन 7 लोगों के द्वारा भी किया गया उत्पादन 4000 केजी। तो ये 3 लोग जो अतिरिक्त काम किए हैं इनके द्वारा सीमांत उत्पादन कितना किया गया, तो यानी कि मार्जिनल जो है इसका सीमांत उत्पादन मानी अतिरिक्त उत्पादन वो 0 है। यदि सीमांत उत्पादन 0 है तो इनके द्वारा कोई भी उत्पादन नहीं किया जा रहा है। तो यदि आपने कोई उत्पादन नहीं किया तो इसका मतलब है कि आप रोजगार में नहीं हैं, बल्कि वो बेरोजगार हैं आप। और इस प्रकार की जो बेरोजगारी है उसको ही हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट या छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ऐसी बेरोजगारी ग्रामीण क्षेत्र में खूब देखने को मिलती है। आप खुद ही देखे होंगे कि एक गांव में एक कोई दंपत्ति रहते थे जो 2 लोग मिलकर काम करते थे एक खेत में। अब वहीं पे उनके 5 बच्चे हुए और 5 उसी खेत में फिर से काम करने लगे। तो इस प्रकार से ये जो 7 लोग मिलकर, चूँकि उत्पादन जो पहले हो रहा था वही हो रहा है, तो ये 5 लोग बेरोजगारी में ही आएंगे। और ये जो इस प्रकार की बेरोजगारी है उसी को हम प्रच्छन्न बेरोजगारी या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब आगे मैं शहरी क्षेत्र की थोड़ी सी समस्या में बताता हूँ। ये अभी सब टॉपिक में है। जैसे एग्रीकल्चर पूरा एक पोर्शन ही है, उसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आएंगी कि ग्रामीण क्षेत्र का उत्थान के लिए कैसे क्या करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इनके पास क्षमता है कि नहीं है क्षमता, इन सारी चीज़ों का पूरा अच्छे से जिक्र होगा। आप लोग बहुत ही अच्छी स्थिति में होंगे। तो मैं एक खुली हुई बेरोजगारी होती है, खुली हुई बेरोजगारी, बेरोजगारी, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, खुली हुई बेरोजगारी, ये कहाँ पे पाई जाती है? ये शहरी क्षेत्र की समस्या है, शहर में ये समस्या पाई जाती है। इसमें आपको मैं वहाँ ये समस्या का कारण मैं बताता हूँ क्यों ऐसा होता है। इसका जो कारण है पूंजी प्रधान तकनीक है, पूंजी प्रधान तकनीक, इसका बढ़ना, ठीक। अब इसको मैं थोड़ा सा समझाता हूं, पूंजी प्रधान तकनीक का बढ़ना क्या है। मैं आपकी सोच भी समझने का प्रयास करता हूं कि आप पूंजी प्रधान, एक और पॉइंट है मैं उसको भी लिख लेता हूं, तो फिर आप लोगों से मैं पूछता हूं, श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक। आप पूंजी प्रधान तकनीक को पसंद करते हैं कि श्रम प्रधान तकनीक को पसंद करते हैं? जैसे आप हाथ में मोबाइल आपके होगा, आपको मोबाइल से काम करने में अच्छा लगता है, मैसेज करना अच्छा लगता है, किसी को अपने बात करना अच्छा लगता है, कि जैसे मान लीजिए आपको निमंत्रण देना है, हम यहाँ से दिल्ली देना है, तो आप यहीं से, एक तो तरीका है कि व्हाट्सएप से आप सेंड कर दें, दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ से गाड़ी पे बैठें और दिल्ली जाके उनको वो दे के आएँ, कार्ड दे के आएँ। ये तरीका ज़्यादा अच्छा है मोबाइल्स के थ्रू वहाँ पे जो है भेज दिया जाए, कि दूसरा तरीका ज़्यादा अच्छा है? मुझे लगता है कि सभी को ये समझ में आ रहा होगा कि पहला तरीका ज़्यादा अच्छा है, कि हम व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और वो देखें और वो निमंत्रण में आए। ये तरीका सबसे बेहतर है। यदि ये तरीका आपको अच्छा लग रहा है, जैसे आप अपने कमरे में जाएं और कमरे में सारी लाइटें अपने आप ऑन हो जाएं, एसी चलने लगे, आपके हिसाब से टेम्परेचर को मेंटेन करे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर ये चीज़ आपको अच्छी लगती है
तो इसका मतलब है आप पूंजी प्रधान तकनीक के समर्थक हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं तो इसका मतलब आप श्रम प्रधान तकनीक के समर्थक हैं। अब मैं सारी चीज़ें जब खोल के बताने चल रहा हूँ कि इसकी दिक्कतें क्या हैं और इनकी अच्छाई या बुराई क्या है, तब आप जो है इन सारी चीज़ों को समझेंगे। जैसी कमोबेश आपकी सोच है वैसे ही इस समाज की सोच है, वैसे ही इस देश की सोच है, उसी से रिलेटेड कुछ वर्ड की भी सोच होगी। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लग रही हैं कि मैं कमरे में एंट्री करूं तो सारी लाइटें जल जाएं, जो मैं सोचूं तो वो सारी चीज़ें हो जाएं, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप पूंजी प्रधान तकनीक और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए। जैसे सभी लोग क्या करते हैं कि हमारा एक घर है, घर के गेट पे मान लीजिए बाउंड्री वाल का कोई है तो वहाँ गेट पे हम लोग कैमरा लगा देते हैं, वॉचमैन नहीं बैठाते, क्योंकि वॉचमैन बैठाएंगे तो 4 से 10 हज़ार उसको देना पड़ेगा। 2 कैमरे लगा दिए, आप वहाँ से घर पे बैठे निगरानी कर रहे हैं और कैमरे का सोने का भी टेंशन नहीं। वॉचमैन चूँकि आदमी है तो आदमी का एक लिमिटेशन होता है, तो वो चीज़ें हैं। तो इनके साथ तुम आप इन सारी चीज़ों को, आप कैमरे का समर्थक हैं, आप टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहते हैं, आप एडवांस और भी एडवांस होना चाहते हैं, तो जब आप इस तरह से होना चाहते हैं तो सभी ऐसा ही होना चाहते हैं। आप अपने जैसे आप एक तरीका है कि आप दिल्ली जाएं, दिल्ली जाके जाएं तो वहाँ आप जाएंगे 4-6 हज़ार रुपये आप खर्च होगा। तो जब आप घर से निकलेंगे दिल्ली तक जाएंगे तो आप बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी करते जाएंगे। जैसे आप घर से निकले, रिक्शा बुलाए तो रिक्शे वाले को 10 रुपया दिए, रिक्शे वाली की कमाई हो गई। आपने ट्रेन पे बैठा तो सरकार की कमाई हो गई। सरकार से के साथ जाते हुए वहाँ पे आपने कुछ खाया पिया तो उस व्यक्ति की कमाई हो गई। वहाँ से आप दिल्ली पहुँचे, दिल्ली में मेट्रो की कमाई करा दी। मेट्रो में रिक्शे के बाद रिक्शे में बैठे, रिक्शे वाले की कमाई हो गई। कुछ खाए पिए, वहाँ पे कमाई हो गई। आप अपने रिश्तेदार के यहाँ गए, आते जाते समय उनको भी 100, 200, 500 आपने दिया, उनका भी हुआ गया। तो इस तरह की जब आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करेंगे तो इसको कहेंगे श्रम प्रधान तकनीक। यहाँ से बहुत लोगों को आपने जोड़ा और बहुत लोगों को आपने पैसा दिया, तो ये श्रम प्रधान तकनीक। लेकिन आप जब यहीं से व्हाट्सएप से मैसेज कर दे रहे हैं तो ये जो बीच की जो सारी कड़ियाँ थी जहाँ पे 1000 रुपये आप इकोनॉमिक एक्टिविटी में खर्चा करते, वो आपने बिल्कुल से बचा दिया। कितना? एक पैसा भी नहीं लगा, एक भी पैसा नहीं खर्चा हुआ, आपने यहाँ से वहाँ मैसेज कर दिया तो और सारी चीज़ें हो भी गई। तो ये ऐसी सोच वो पूंजी प्रधान तकनीक की है। अब कमोबेश जो हमारे उद्यमी हैं वो इसी प्रकार की सोच को रखते हैं। जैसे 50 आदमी को मैंने रखा तो 50 आदमी भारत के लोग बाय नेचर ही करप्ट और कामचोर होते हैं, तो ये तो काम करना ही नहीं चाहते। और इनके पीछे पीछे आप कितना लगेंगे, चूँकि लेबर लॉज भी हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत लिमिटेशन है। अच्छा, काम करना भी नहीं चाहते। अगर कोई हल्का भी काम है तो उसमें भी अगर मैंने तो यहाँ तक देखा है कि 20 दिन की छुट्टी से काट के आएगा आदमी तो 21वें दिन जॉब पे आएगा, तब भी उसको ऐसा लगता है कि जैसे बोझ जैसा ही। तो मतलब एक टेंडेंसी है कि काम मुझे नहीं ही करना। तो इस तरह की सोच लोगों के अंदर पाई जाती है। तो पूंजी प्रधान तकनीक में जो हमारे उद्यमी हैं तो वो ये सोचते हैं, चूँकि टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, तो 10 जैसे मान लीजिए किसी फैक्ट्री का 10 गेट था, 10 गेट पे जो है एक एक वॉचमैन पहले रखने पड़ते थे। लेकिन अब 10 गेट पे वहाँ पे लग गए हैं ऑटोमेटिक गेट और सबकी कैमरे से निगरानी हो रही है। अब तो यहाँ तक इतना टेक्नोलॉजी वो हो गया है कि जिनको परमिशन मिलेगा वही गाड़ी अंदर आएगी। उनके कोई लेवल अपना लगा लेते हैं, उससे जो है स्कैन करके उनको ही परमिशन, उन्हीं के लिए गेट खुलेगा ही नहीं। वॉचमैन की ज़रूरत नहीं। एक बार सिस्टम ज़रूर लगा लेकिन हमेशा के लिए छुट्टी हो गया। इसमें सिर्फ कुछ मेंटेनेंस खर्चे आते रहेंगे, बाकी सारे खर्चों से फुर्सत हो गए। जो 10 लोगों को 3 शिफ्ट में नौकरी देना, 10-10, 30 हज़ार रुपये एक गेट के लिए 10 है, तो मतलब ये कैलकुलेशन उससे बहुत आसान हो गई। और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये ज़्यादा सिक्योर है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार की, चूँकि रोबोट कभी गलती नहीं करेगा, जो आप प्रोग्रामिंग करेंगे वही करेगा। तो ये सारी चीज़ें। अच्छा, तकनीकी इतनी आगे जा रही है कि जहाँ पे पहले 100 लोग काम करते थे, अब वहाँ पे 2 लोग ही काम करके उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। तो ये पूंजी प्रधान तकनीक की वजह से ये इस प्रकार की बेरोजगारी का
हमें देखने को मिल रहा है। इस समय वैसे भी इंडिया में जॉबलेस ग्रोथ चल रही है, जॉबलेस ग्रोथ। जॉबलेस ग्रोथ, जॉबलेस ग्रोथ से मतलब ये है कि हमारा ग्रोथ तो लगातार हो रहा है। जैसे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अभी क्लियर हो जाए। ग्रोथ तो हमारा और भी तेज़ी से हो रहा है, ग्रोथ देश का तो बहुत हो रहा है, लेकिन जॉब क्रिएट नहीं हो रही है। जॉब क्रिएट ना होने का कारण है तकनीक। जितना जितना तकनीक का इजाद होता जाएगा उतना ही नौकरियां सीमित होती जाएंगी। जैसे सभी को अभी हम ही देखें, जैसे ये कोचिंग संस्थान में मान लीजिए मैं हूँ, पढ़ा रहा हूँ। कोचिंग में यदि आप देखें तो पहले कोचिंग पढ़ाने के लिए आपको एक घर लेना पड़ता था, एक आप हॉल लेते थे, हॉल में सफाई करने वाला आपका रहता था, आपका जो है एक वहाँ पे देख रेख करने वाले लोग रहते थे, और एक मतलब पूरा स्टाफ लगता था। अब यहाँ पे कुछ नहीं, एक कैमरा लगाया और एक बोर्ड लगाया, पढ़ाना शुरू। और पहले उत्पादन भी क्षमता कम थी, जैसे 10 20 40 50 लड़के, 60 लड़के, 100 लड़के रहते थे क्लास में। अब आप जितना आपका हो सकता है ग्रो, उतना आप करिए, पूरा देश दुनिया देख सकता है। तो इस प्रकार से मतलब उत्पादन करने की क्षमता लगातार बढ़ रही है, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ चल रही है, ये चीज़ है। तो समस्याएं यही हैं, जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। ठीक है, तो इसमें आपने समझ लिया होगा। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक टावर है, ये कोई एक टावर है, ठीक है। ये टावर जो है एयरटेल का है या जियो का, मान लो कोई भी, मान लीजिए एयरटेल का एक कोई टावर है। इसका जो क्षेत्र है, एक टावर की जो क्षमता है नेटवर्किंग की जो क्षमता है वो 3 किलोमीटर है, ठीक है। इधर 3 किलोमीटर, इधर 3 किलोमीटर। अब होता ये है कि ये 3 किलोमीटर के बराबर, जान मान लीजिए दिल्ली की बात है, दिल्ली में 3 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में मान लीजिए 3 लाख लोग रहते हैं। 3 लाख, मैं मान रहा हूँ, कितने हैं कितने नहीं, मैं एक ही डेटा बता, 3 लाख लोग मान लीजिए रहते हैं। और एक महीने का जो इन 3 लाख लोगों का 3 लाख कनेक्शन है, 3 लाख में एक महीने का कम से कम 200 रुपये तो आप खर्चा करेंगे ही फ़ोन पे। तो 3 लाख गुणे 200, तो यानी 600 लाख का उत्पादन किया इस टावर ने एक महीने में। और इसको 12 से गुणा कर दें, 7200 लाख, ठीक है। 7200 लाख रुपए यानी 72 करोड़ रुपया इसने उत्पादन किया। 72 CR, 72 करोड़ रुपए का इसने उत्पादन किया एक साल में, बताइए। और रोजगार कितने को दिया? सिर्फ वो जो लैंड ऑनर है उसको और 2-3 और एम्प्लॉय, बस मतलब 4-5 लोगों को इसने रोजगार दिया और 72 करोड़ रुपए इसने कमाए। उत्पादन तो बहुत हुआ, राष्ट्रीय स्तर पे तो बहुत बड़ा उत्पादन हो रहा है, लेकिन लोग को ग्रोथ कितना दे रहा है, मतलब लोगों को जॉब कितना दे रहा है? 4-6 लोगों को। अच्छा, अब टेक्नोलॉजी और एडवांस हुई, टेक्नोलॉजी कोई आई और अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसने जो है इसका रेंज हो गया 10 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर के दायरे में पहले 3 टावर हुआ करते थे, लेकिन अब चूँकि इसका वो हो गया और बड़ा, तो 10 किलोमीटर ये करने लगा। तो 10 किलोमीटर में एक लैंड ऑनर को मिलेगा, 3 एम्प्लॉई, तो मतलब जो उसमें 7-8 लोग रहे थे उनको भी छटनी हो गया, जो लैंड ऑनर थे उनके भी 2-3 छट गए। तो मतलब ग्रोथ तो और भी होगा, तो इसका 3-4 गुना और हो गया, यानी कि 200-300 करोड़ रुपया आने लगा। ग्रोथ तो बहुत हुआ, लेकिन जॉब 3-4-5 और चली गई। तो इस तरह से जो टेक्नोलॉजी एडवांस होती जाएगी तो कंपनी और देश तो बहुत ग्रो करेगा, लेकिन ये जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट ही घटता जाएगा। देखिए, तकनीकी जो बढ़ती जा रही है और जनसंख्या भी बढ़ती जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। जितनी तकनीक बढ़ती जाएगी उतनी, अगर जनसंख्या भी बढ़ रही है और तकनीक भी बढ़ रही है, तो समझिए एक कट्टर दुश्मन तैयार हो रहे हैं एक दूसरे के।
इसका दूरगामी बहुत बड़ा दुष्परिणाम मिलेगा, क्योंकि तकनीकी बढ़ने से लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि जो 100 लोग जिस काम को करते थे उस काम को एक आदमी ही रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए ये इंडिया में इसमें जॉबलेस ग्रोथ चल रही है। अब दूसरी, ये इस तकनीक को आप समझ गए होंगे, पूंजी प्रधान तकनीक। ये अभी जितना ये मैंने सारी चीज़ बताई, ये पूंजी प्रधान तकनीक की समस्याएं हैं। इसके फ़ायदे भी हैं, गुणवत्तापूर्ण जो है काम हो रहे हैं और उत्पादन बहुत बढ़ गया है, सारी चीज़ें। लेकिन जॉब के मामले में ये बहुत ही, जॉब का तो दुश्मन है। अब श्रम प्रधान तकनीक, श्रम प्रधान तकनीक में ये, इसमें आदमी ज़्यादा काम करते हैं, इसमें तकनीक का इस्तेमाल कम होता है और आदमी, मतलब कि जॉब ज़्यादा इसमें क्रिएट करने की क्षमता है। तो इसको देश के लिए जब इतनी बड़ी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो श्रम प्रधान तकनीक का ज़्यादा महत्व। ये श्रम प्रधान तकनीक, इसमें तकनीक का इस्तेमाल कम होता है, जबकि इसमें जॉब क्रिएट करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है। श्रम प्रधान तकनीक का ज़्यादातर उपयोग जो है औद्योगिक क्षेत्र में होता है, इंडस्ट्री क्षेत्र में, यानी द्वितीयक क्षेत्र में होता है, तृतीयक क्षेत्र। जबकि इस समय देश का जो ड्राइवर है, यानी कि जिसके कहने पे पूरा सिस्टम चल रहा है, जिसका जीडीपी पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो सेवा क्षेत्र का, यानी तृतीयक क्षेत्र का। अब आप समझिए, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन में ये मान लीजिए एक बोगी, उसका सॉरी इंजन है, इंजन में एक ड्राइवर बैठा है, ड्राइवर जो है वो सेवा क्षेत्र है, सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। इसका कंट्रीब्यूशन जो है जीडीपी में 54% है, यानी कि सारा बोलबाला सेवा क्षेत्र का है। और जब तक सेवा क्षेत्र का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा और वो ड्राइवर एज अ काम करेगा, तब तक ये जॉबलेस ग्रोथ होती चली जाएगी, क्योंकि सेवा क्षेत्र में ज़्यादा लोगों की ज़रूरत अब रहती नहीं। जितने लोग पहले काम किया करते थे और उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि उनको बहुत कम लोग ही रिप्लेस कर देते हैं। जबकि इंडस्ट्री में बहुत लोगों, उसके पास इतनी क्षमता है, बहुत लोगों को जॉब दे सकता है। लेकिन कोरोना के आने के बाद से बहुत ही स्थिति ख़राब हुई है इंडस्ट्री की। सबसे ज़्यादा बुरी स्थिति में, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कोरोना टाइम पे ये इंडस्ट्री क्षेत्र ही हुआ है। ये सेवा क्षेत्र में तो क्रांति आई है, सेवा क्षेत्र और आगे बढ़ा है। जैसे अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई कोचिंग संस्थान है, तो वहाँ पे पहले वो एक थोड़ा सा ही उत्पादन करता था। जैसे जिसकी जितनी क्षमता थी, तकरीबन 500-600 बच्चों को एक साथ में पढ़ाता था, 1000, 2000, 5000 बच्चों को 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे, लेकिन वो 10 करोड़ को नहीं पढ़ा पाएगा एक साथ में। उसके पास इतनी क्षमता नहीं हो पाती थी कि वो 10 करोड़ लोगों को एक साथ पढ़ाए। लेकिन आज ऐसा है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ट्यूशन पढ़ाते थे, छोटी मोटी कोचिंग डाल के लोगों को पढ़ाते थे, अब उनका भी जॉब जो है किसी न किसी तरह से प्रभावित हुआ है। किसकी वजह से? क्योंकि तकनीकी बढ़ी, सेवा क्षेत्र के ये हैं, तो सेवा क्षेत्र में चूँकि व्यवस्था, सेवा क्षेत्र में तो क्रांति आ गई कोरोना के टाइम पे। अब जैसे जो इस तरह से क्या हुआ कि अब मान लीजिए आपकी कोचिंग है, कोचिंग में बच्चे पहले आके पढ़ते थे और सारी व्यवस्थाएं देनी पड़ती थी, वहाँ पे एम्प्लॉय रखने पड़ते थे, तो कोई दिक्कत नहीं। सब इसी तरह से सारी सेवाओं के साथ हुआ है। कहीं ना कहीं कुछ एक प्रभावित हुए हैं ज़रूर, लेकिन वो सारी चीज़ें आप देखेंगे जब मैं इसका इंडिविजुअल टॉपिक आऊँगा तो फिर और कंफर्टेबल होंगे। खैर, ग्रोथलेस जॉब तब तक चलती रहेगी जब तक देश का ड्राइवर सेवा क्षेत्र बन के बैठा है। यानी कि अगर ड्राइवर औद्योगिक क्षेत्र बन के बैठेगा तो ये जॉबलेस ग्रोथ की समस्या कुछ हद तक कम होगी। अब हम आते हैं एक बार फिर से ग्रामीण क्षेत्र की समस्या पर। ग्रामीण क्षेत्र की समस्या, ग्रामीण क्षेत्र की समस्या समझने के लिए इनके साथ हमेशा से ही ऐसा बर्ताव किया गया है, हमेशा से ही इनके साथ सौतेला व्यवहार रहा है। ग्रामीण क्षेत्र की समस्या,
अब मैं आपको इनकी समस्या के बारे में बताता हूँ। समस्या समझने का एक तरीका है इनका। जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो हमारे ये नेतागण हैं, नेतागण ये हमारी सेवा के लिए आते हैं, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र की सेवा के लिए या सभी की, ये हमारे सेवा के लिए नियुक्त होते हैं, ठीक है। लेकिन इनका कार्य क्या है? ये सेवा के लिए नियुक्त होते हैं और ये राजा बन के बैठते हैं। इनका तो वेतन हो गया, जैसे मान लीजिए कि इनका 2 लाख, 2.5 लाख रुपया, छोड़िए 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया इनका वेतन हो गया। तो इनको किसी चीज़ का तो गम ही नहीं है, 2 लाख रुपया वेतन आ रहा है और सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं। खैर 2 लाख रुपया इनका वेतन आ रहा है। इनको किसानों की समस्या तब समझ में आएगी जब इनका वेतन अभी इससे घटा के 20,000 रुपया कर दिया जाए। ये 2 लाख से इनका वेतन 20,000 रुपया घटा दिया जाए, 20,000 कर दिया जाए, तो इनको किसानों की जो एक्चुअल समस्या है वो तुरंत समझ में आनी शुरू हो जाएगी। हुआ भी यही है, मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। 1951 से 2021, ये एक लाइन खींच लीजिए। 2021, 1951 में यदि मान लीजिए आपका वेतन X था और आप जो है सरकारी कर्मचारी थे, तो आपका 2021 में 200 गुना की वृद्धि हो गई है, 200 गुना बढ़ गया है। किसानों के साथ जानते हैं क्या समस्या है? किसानों का वेतन मान लीजिए Y था, तो ये सिर्फ 20 गुना हुआ है। ये समस्या है। इन समस्याओं को समझने के लिए इन नेता अधिकारी और जो इसके एक्चुअल कारण हैं उनका वेतन भी इसी भांति में घटना चाहिए। इनका तो अपना बढ़ गया, 2 लाख हो गया, अब इनको 20,000 कर दिया जाए, तब इनको समझ में आएगा कि इनकी समस्या एक्चुअल क्या है। इनकी समस्या कोई सुनने को तैयार नहीं। इनकी समस्या सुनने का यदि इनकी समस्या सुनी जाए तो इनकी ही समस्या सॉर्ट आउट नहीं होगी, बल्कि जो अब शहरी क्षेत्र की समस्या उत्पन्न हो रही है उनकी भी समस्या को ये शांत करने में, उनकी भी समस्या को ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग सुलझाने में बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत ही सक्षम हैं। इनके अंदर बहुत क्षमताएं हैं। अब जैसे मैं आपको बताता हूं तो आपको समझ में आएगा। जैसे जो देश एक संतृप्त अवस्था में पहुंच रहे हैं, शहरी क्षेत्र जो है, क्योंकि वहाँ सारी चीज़ें होती जा रही हैं धीरे धीरे, तो लोगों की चूँकि बेरोज़गारी भी बढ़ती जा रही है तकनीकी की वजह से, अब वहाँ लोगों के पास सारी चीज़ें होती भी जा रही हैं। तो आपने ये देखा होगा कि जो उत्पादन हो रहा है शहरी क्षेत्र में, अब उत्पादन हो के वो ग्रामीण क्षेत्र उसका डिमांड कर रहे हैं। शहरी क्षेत्र में उत्पादन हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसका डिमांड कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि जब कृषि की फसलें, न्यूज आती है कि फसलें ख़राब हो रही हैं, फसल का उत्पादन कम होगा, तो इन लोगों के हाथ पांव फूलने लगते हैं। जो शहरी क्षेत्र के उत्पादक लोग हैं इनके हाथ पांव फूलने लगते हैं, चूँकि इनके बहुत बड़े कंज्यूमर इस ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं। अगर इनको अच्छा मजबूत बनाया जाए तो इनकी भी समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। जो अब शहर से इनको डिमांड अब कम होने लगा है, क्योंकि उनके पास एक तो तकनीक, जॉब ही नहीं है। जॉब भी कर रहे हैं तो 8 घंटे की जॉब करनी चाहिए तो 2 घंटे की जॉब कर रहे हैं, 25,000 मिलना चाहिए तो 5,000 मिल रहा है। तो इन सारी समस्याओं को दूर करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन सरकार अब थोड़ा थोड़ा देखा जा रहा है इसकी तरफ, क्योंकि अब ऑप्शन भी ख़त्म हो रहे हैं। उधर से ऑप्शन इधर की तरफ ही आता है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र आपका विकसित नहीं होता है तो आप शहर क्षेत्र का एक लिमिटेशन है, उसको आप एक स्तर के ऊपर ले जाने में इसका सहयोग लेना पड़ेगा ग्रामीण क्षेत्र का। बिना इनके सहयोग से आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये सारी समस्याएं हैं। किसानों की समस्याओं को दूर करने के 3 तरीके हैं। इसके बारे में काफ़ी डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन चूँकि मैं आप लोगों का चारों तरफ में खोल रहा हूँ कि आप हर तरफ से कंफर्टेबल हो जाएं, जिससे सब्जेक्ट समझ में आना अच्छे शुरू हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं, पहला, दूसरा, तीसरा।
तो हम पहले के बारे में चर्चा करते हैं। कैसे किया जा सकता है? एक तो तरीका है कि पशुपालन, इसकी शिक्षाएं दी जाएं, लोगों को अवेयर किया जाए। हमारे देश में ये देखा जाता है कि कुछ तो गायें ऐसी हैं जो 2-3 चम्मच दूध देती हैं, तो उसको रखने से ज़्यादा उनका खर्चा ही हो जाता है। किसान परेशान रहता है, ऐसी गायों को वो पसंद नहीं करते, ऐसे जानवर को पसंद करते नहीं हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक एक्टिविटी उनके अंदर कुछ रहती नहीं है। धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, बिल्कुल महत्वपूर्ण है सारी चीज़ें, लेकिन यदि हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसमें पशु ऐसा होना चाहिए जिससे उनको कुछ फ़ायदा हो, उनको रखने से कुछ फ़ायदे हों। अब चूँकि अगर आप ऐसे गाय भैंस रखेंगे कि जो अपना वो खर्चा ना निकाल सके, तो ऐसा जानवर रखने से कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि किसान की स्थिति तो ऐसी है कि वो खुद ही बेहाल हैं, अगर उनको किसी का भार भी लेके चलना पड़े तो वो उनकी स्थिति और ख़राब होगी। तो पशुपालन में उनके साथ सबसे पहले ये चीज़ करना चाहिए कि जितने उन नस्ल सुधार होना चाहिए, ऐसे ब्रीड के जानवर होने चाहिए कि जो दूध अच्छी मात्रा में दें। तकरीबन जैसे कोई गाय, अब तो बहुत अच्छी गायें भी हैं कि बहुत सारी गायें 2500 लीटर दूध देती हैं, 30 लीटर 40 लीटर तक दूध देती हैं, उससे भी ज़्यादा देती होंगी। खैर, मान लीजिए अगर एक गाय है वो 20 लीटर दूध दे रही है, ठीक है, और इस समय दूध की कीमत 50 रुपया है, तो इससे कितना हुआ? 1000 रुपया। 1000 रुपया पर डे का हुआ। मैं अगर कहूँ इस जानवर के पीछे आपको पर डे का 300 रुपया खर्चा करना पड़ता है, जानवर के पीछे जो कुछ भी लगता हो, 700 रुपया आपका तब भी बचा। और ये अगर 30 दिन का हुआ 21,000 रुपया हुआ। लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए। अब पहले उनके पास तो गाय खरीदने का ही पैसा नहीं है, उसके लिए आपको यदि इनकी स्थिति को सही करना है तो इसके लिए ज़मीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा। कागजी स्तर पे काम करने से इन लोगों का दिशा दशा बदलने वाला नहीं, और इनकी दिशा दशा नहीं बदलेगी। ये भारत देश के रीढ़ हैं, यदि इनकी दिशा दशा नहीं बदलेगी तो भारत की भी दिशा दशा नहीं बदल सकती। इनको बदलने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे 21,000 रुपये एक गाय से इनको आता है, तो मान लीजिए एक गाय 7 महीने 8 महीने ही दूध देती है, तो इनको ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि कम से कम 4 गाय 5 गाय रखने का स्थान हो। स्थान बनाने के लिए इनको व्यवस्थाएं दी जाएं। डॉक्टर इनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराए जाएं जो इन जानवरों का देख रेख कर सकें। ऐसी सारी चीज़ें जब आप लाएंगे तब इन सब का जो है विकास होगा। इसी में एक परियोजना चालू हुई थी, उसका नाम है इसमें एक आयोग बनाया गया था, कामधेनु आयोग। कामधेनु आयोग, इस आयोग का कार्य था नस्ल सुधार करना गायों का, जानवरों का, ठीक है, गायों का नस्ल सुधार करना इसका काम था। नस्ल सुधार का जो मैंने आपको बताया वही है कि जैसे ये अच्छा दूध देंगी तो इनके ऊपर खर्चा भी करेगा किसान, और थोड़ा तकनीक भी इनको अच्छी सारी चीज़ें बताई जाएं, इनको पालने का तरीका, डॉक्टर की सुविधाएं हो, और यदि जानवर कोई इनको सिक्योर करने के लिए इनका बीमा कराया जाए। जैसे मान लीजिए कोई जानवर मृत्यु हो जाता है तो इनको बहुत बड़ा झटका नुकसान ना लगे। आप देखते होंगे कि बहुत सारे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं सरकारों की जो है अनदेखी ही कहा जाएगा। क्योंकि अनदेखी यदि आप करेंगे, क्योंकि आपका तो वेतन 200 गुना हो गया, इनका भी 20 गुना नहीं हो पाया, और लगातार जॉबलेस ग्रोथ जो चल रही है उसके भी शिकार हो रहे हैं, इनके बच्चे भी इस स्थिति में हैं। तो उनको कम से कम, और जाके ये इनके घर के लोग दिल्ली बम्बई कलकत्ता में जाते हैं और वहाँ जानवरों से भी बदतर स्थिति में रहते हैं। तो ऐसे जीवन को यदि हम लोग सुरक्षित करना चाहते हैं, इनको यहीं पे काम करने के लिए, ये जो माइग्रेशन की समस्या है विस्थापन की, उसको भी हम अगर रोकना चाहते हैं, इनको हमें यहीं रोकना पड़ेगा।
उसके लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम नस्ल सुधार करें जानवरों का, जिससे इनको एक अर्निंग शुरू हो। इसके लिए इनको लोन की सुविधाएं होनी चाहिए। कागजी स्तर पे तो सबको लोन, जो बड़े लोग हैं उनको तो लोन मिल ही जाता है। इनको ये जब लोन लेने के लिए जाते हैं बैंक में, तो बैंक का जो अधिकारी है इनसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे ये इनकी सेकंड क्लास सिटीजनशिप हो, ये इस देश के हो ही नहीं, दूसरे गोले से आए हों। तो इस तरह के व्यवहार से ये लोग बहुत आहत होते हैं, जिस कारण इनकी ये दुर्दशा है। यदि इनको अच्छे से इन सारी चीज़ों के बारे में बताया जाए तो एक ये हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ मैं लिखता हूँ, इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग आप देखेंगे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, खूब क्वेश्चन। जब मैं आपको ले चलूँगा एग्रीकल्चर के साइड में, जब किसानों की समस्या, तो सारी चीज़ मैं पूरे अच्छे से डिटेल में बताऊँगा, ये आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएंगे। अब इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्या है? इसमें इंटीग्रेटेड फार्मिंग में ये होता है कि आप जैसे ये पशुपालन है और कृषि है, इन दोनों को अलग करके मत देखिए, एक ही हैं ये, एक दूसरे, एक सिक्के के दो पहलू हैं। कैसे? जैसे आप सोचिए कि कोई खेती किया गया, खेती के का जो वेस्ट होता है वो जानवरों के काम आ जाता है, फिर जानवरों का जो वेस्ट होता है वो खेती के काम आ जाता है। तो इस तरह से जोड़ के हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत है। अभी हम आप लोगों को सिर्फ इस सब्जेक्ट में कंफर्टेबल कर रहे हैं। धीरे धीरे आप मेरे साथ बने रहें और मैं आप लोगों को पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको वर्ल्ड इकॉनमी जब पढ़ाऊँगा तो आप लोग काफ़ी कंफर्टेबल होंगे, आप एक अर्निंग भी कर पाएंगे शेयर मार्केट से। उसके बारे में भी मैं 7-8-10 क्लास ले लूँगा और आप बहुत ही कंफर्टेबल हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक शेयर भी करें, जिससे मेरा मनोबल बढ़े। थैंक यू।